1977 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अब कोको कोला के दिन भारत में बस गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि जनता पार्टी के इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस कोको कोला के सख्त विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने कोको कोला के सामने दो ऐसी शर्तें रखी जो कि कोको कोला कभी नहीं मानती। सबसे पहले कि उन्हें 40% से कम स्टेक अपना भारत में रखना होगा, जिसके लिए शायद कोको कोला तैयार भी हो जाती। बट दूसरी शर्त ऐसी थी कि कोको कोला को अपना सीक्रेट फार्मूला इंडिया के साथ शेयर करना होगा, जिस वजह से कोको कोला ने भारत का मार्केट छोड़ दिया और इंडिया में एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया बेवरेज इंडस्ट्री में। इस गैप को सबसे पहले पार्ले के रमेश चौहान ने समझा और 1977 में ही उन्होंने थम्स अप लॉन्च किया, जो कि इंडिया में एक इंस्टेंट हिट बन गया। थम्स अप की पॉपुलैरिटी देखकर सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस बिजनेस में एंटर करें और 1978 में उन्होंने अपना प्रोडक्ट डबल सेवन लॉन्च किया। लेकिन ये एक डिजास्टर साबित हुआ और 2 सालों में ही डबल सेवन बंद हो गया। उस वक्त तक मार्केट में एक और नया प्लेयर आ चुका था, कैंपा कोला। ये ब्रांड मिडिल क्लास इंडियंस में खासा पसंद किया जाने लगा और थम्स अप का प्राइम कंपटीटर बन गया। कैंपा कोला अगले 14 सालों तक इंडिया की एक मेजर प्लेयर बनी रही। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का मार्केट तेजी से बदला और कैंपा इंडिया के मार्केट से खत्म सी हो गई। और साल 2022 में मोटा भाई अंबानी ने इस मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने कैंपा कोला को सिर्फ 22 करोड़ में खरीद लिया। और जब रिलायंस किसी सेक्टर में एंटर करता है तो उनके पास बड़े प्लान्स होते हैं। रिलायंस ने 2 सालों में ही कैंपा कोला को रिवाइव कर दिया और इस साल ये ब्रांड 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच करने वाली है। लेकिन इस रिसर्च को करते समय जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग चीज लगी वो ये कि कैंपा कोला मिडिल ईस्ट के मार्केट में एंटर करने जा रहा है। मिडिल ईस्ट सिर्फ कैंपा कोला के लिए नहीं बल्कि उन हर इंडियन स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो कि इंडियन मार्केट में अब सैचुरेशन फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मिडिल ईस्ट में अपॉर्चुनिटी है जिस वजह से कैंपा कोला मिडिल ईस्ट में एंटर कर रही है और किस तरीके से 2 सालों में ही ये बेवरेज इंडस्ट्री में इस ब्रांड को रिवाइव कर दिया गया। आइए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। लेकिन अगर आप हमारी रिसर्च को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं रिलायंस की सारी स्ट्रैटेजीज बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर। Let's shift focus now. Fast-moving consumer goods. That's the next big bet that Reliance Industries is gearing up for. Fast-moving consumer goods. That's going to be the next big bet that Reliance Industries is gearing up for. I'm excited to announce that this year we will launch our fast-moving consumer goods business. कोक के इंडिया से एग्जिट से पहले प्योर ड्रिंक कोको कोला के बॉटलिंग ब्रांड की तरह इंडिया में काम करती थी। कोक के एग्जिट करते ही चरणजीत सिंह ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत करीब से समझा और बिना समय गवाए उन्होंने उसी साल कैंपा कोला लॉन्च कर दिया। कैंपा ने अपने एडवर्टीजमेंट और कैंपेन्स में ग्रेट इंडियन टेस्ट पे काफी फोकस किया। वो पेप्सी और कोको कोला के सामने इंडिया में नया अल्टरनेटिव खड़ा करना चाहते थे। कैंपा ने मार्केट में जगह बनाने के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को थम्स अप, कोक और पेप्सी से काफी अफोर्डेबल रखा। मिडिल क्लास कंज्यूमर तक ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन गया जो हाई क्वालिटी और अच्छे टेस्ट के साथ मार्केट में अवेलेबल हो गया। थम्स अप से सीधी फाइट के लिए कैंपा ने 1982 में अपने 250 ml बॉटल का प्राइस घटा दिया, जिससे थम्स अप अपना मार्केट में शेयर लूज करने लगा। लेकिन इसके जवाब में थम्स अप ने भी अपना महा कोला लॉन्च कर दिया उसी प्राइस में। कैंपा सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक तक ही लिमिटेड नहीं था, उन्होंने मार्केट में वैरायटीज समझ लिया था कि थम्स अप कई सारे वैरायटीज में आता है, जिस वजह से उन्होंने कैंपा ऑरेंज और कैंपा लेमन लॉन्च कर दिया, जो कि इनके कंपटीटर्स को डायरेक्ट टक्कर दे रहा था। 1990 की शुरुआत तक कैंपा इंडिया का एक मेजर प्लेयर बन चुका था। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कोक इंडिया में फिर से एंट्री करता है और इंडिया का पूरा मार्केट ही डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बारे में हमने 2 साल पहले की इस वीडियो में डिटेल में बात किया हुआ है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन साल दर साल इंडिया का बेवरेज मार्केट तेजी से बढ़ता गया। पेप्सी और कोक ने इंडियन मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली और रिलायंस ने 2011 में इंडिया के रिटेल सेक्टर में एंट्री किया, जहां उन्होंने भारत के कोने कोने तक रिटेल स्टोर खोलने शुरू कर दिए। लेकिन रिलायंस ने हर साल देखा कि उनके रिटेल आउटलेट्स पर समर के दौरान कोक और पेप्सी की रिकॉर्ड सेल रहती है, जो कि ईयर के एंड में कोक और पेप्सी की नेट रेवेन्यू में भी दिखाई देती है। 2017 से इंडिया में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन करीब 10.25% की तेजी से बढ़ता जा रहा है और सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में प्रॉफिट बनाना बेहद आसान होता है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए सिर्फ पानी, शुगर और टेस्ट एडिटिव चाहिए और बन गई आपकी कोल्ड ड्रिंक, जिसको बनाने का कुल कॉस्ट 2 से ढाई रुपए तक ही आता है और ये मार्केट में 40 रुपए तक बिकती है। बस जरूरत अच्छे मार्केटिंग और नेटवर्क बनाने की होती है और आपका काम बन गया। 2021 में कोक और पेप्सी ने करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने प्रमोशन में। रिलायंस ने अपने नेटवर्क के थ्रू करीब 17,000 रिटेल स्टोर्स और 15 लाख किराना वालों को अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन उनके पास कोक और पेप्सी का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, जिस वजह से उनके सारे स्टोर्स सिर्फ कोक और पेप्सी समर्स में बेचते थे। और यहीं रिलायंस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ में आई इस बड़े मार्केट में। रिलायंस ने सोचा क्यों ना बेवरेज इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स लेकर आएं
और अपने ही नेटवर्क के थ्रू बेचे। इसीलिए साल 2021 में उन्होंने टी कृष्ण कुमार को रिलायंस से जोड़ा, जो कि कोका कोला के एक्स सीईओ रह चुके हैं। लेकिन रिलायंस किसी भी इंडस्ट्री को पूरी तरह डिसरप्ट करने के लिए उतरती है, और अब बस रिलायंस को जरूरत थी एक ऐसे प्रोडक्ट की जो मार्केट में जाके गेम चेंज कर दे। इसीलिए रिलायंस ने सोचा कि क्यों ना पुराने किसी ब्रांड को उठाया जाए, जिस वजह से उसको लोगों तक जोड़ना आसान हो जाएगा, ना कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से। और इसीलिए रिलायंस ने कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक से करीब 22 करोड़ में एक्वायर किया, जिससे उनको एक एस्टैब्लिश नेम का फायदा हो गया। एक्चुअली कैंपा कोला 90s का ब्रांड है, तो उस समय के लोग अपने 50s और 60s में होंगे। उन लोगों तक इस ब्रांड को एस्टैब्लिश करना ज्यादा आसान होगा। Now it's a holiday. We're gonna have fun all the way. रिलायंस ने इस एक्विजिशन के जरिए एक सॉलिड एंट्री किया बेवरेज इंडस्ट्री में, जो अब तक ग्लोबल प्लेयर्स के थ्रू ही मैनेज हो रहा था। कैंपा को सक्सेसफुली इंडियन मार्केट में हिट करने के लिए रिलायंस ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क और अपने सप्लाई चेन का सहारा लिया। रिलायंस के रिटेल आउटलेट जैसे कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट जैसे कई सारे स्टोर्स के थ्रू कैंपा को इजिली एक्सेसिबल कराया गया। इन स्टोर्स में कैंपा को प्रीमियम जगह दी गई ताकि वो कस्टमर की आंखों में सीधे दिख जाए। वहीं रिलायंस ने अपने जियो मार्ट और अपने ई कॉमर्स नेटवर्क के जरिए कस्टमर तक डायरेक्ट नेटवर्क बनाने की कोशिश किया। तीसरी चीज रिलायंस ने ऑब्जर्व किया था कि इंडिया में कार्बोनेटेड ड्रिंक मेजरली रूरल एरियाज में पिया जाता है, जहां पे कोक और पेप्सी का मेजर नेटवर्क है। और इसीलिए कैंपा ने रूरल पेनिट्रेशन के लिए रिलायंस ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और एक्सपेंड किया। किराना स्टोर और स्मॉल रिटेलर्स को हायर ट्रेड मार्जिन दिए गए। जहां कोक और पेप्सी 3 से 5% मार्जिन देते हैं, वहीं कैंपा कोला ने 6 से 8% मार्जिन देना शुरू किया अपने रिटेलर्स को। इससे रिटेलर्स को कैंपा कोला को प्रमोट करने का इंसेंटिव मिलने लगा। साथ ही रिलायंस की एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इंश्योर किया गया कि कैंपा स्टॉक में हमेशा अवेलेबल हो और हर रीजन में टाइमली डिलीवरी की जा सके। और वो स्ट्रैटेजी जो कि गेम चेंजर बना, वो है इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जहां कोक और थम्स अप अपने प्रोडक्ट को 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए में पिच कर रही थी, वहीं कैंपा ने अपनी बोतल 10 रुपए में लॉन्च कर दिया। 200 ml कैंपा कोला के बोतल की प्राइस सिर्फ 10 रुपए में लॉन्च हुई, जो कि पेप्सी और कोक के बोतल से आधा था। इसके थ्रू रिलायंस ने इंडिया में प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस, मिडिल क्लास और यूथ को डायरेक्टली टारगेट किया, जिनके पास कम पैसे होते हैं ड्रिंक्स पे खर्च करने के लिए। और साथ ही रिलायंस को यह भी पता था कि हम एक तरीके का ड्रिंक लेके मार्केट में सबसे बड़े ब्रांड नहीं बन सकते हैं, जिस वजह से रिलायंस ने अपने फ्लेवर्स लॉन्च किए, जैसे कि कैंपा कोला क्लासिक जो कि ट्रेडिशनल कोला ड्रिंक था, कैंपा ऑरेंज जो कि फैंटा का डायरेक्ट कंपटीटर बनने लगा है, वहीं कैंपा लेमन जो कि लिम्का और स्प्राइट जैसे ब्रांड का सीधा अल्टरनेटिव है। रिलायंस ने अपना प्रोडक्शन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई रीजनल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप भी किया, जैसे कि गुजरात का एक पुराना ब्रांड सोसियो, जो कि वहां के लोगों में खासा पसंद किया जाता है। इसमें रिलायंस ने 50% स्टेक एक्वायर कर लिया, जो कि इनका एक मेजर मूव है। इस एक्विजिशन के जरिए रिलायंस ने अपनी एंट्री फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस में कर ली, जिससे उनका गुजरात और सराउंडिंग रीजन्स में अपनी मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने में काफी आसानी हो गई। साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी नॉस्टैल्जिया से लोगों को जोड़ा गया, इंडिया के टेस्ट से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। इसके साथ ही इन्होंने यूथ ओरिएंटेड मार्केटिंग किया और साथ ही कैंपेन्स को काफी लोकलाइज्ड अपना रखा। कैंपा के साथ लोकल कंज्यूमर और लोकल फ्लेवर पे ही फोकस किया गया, जिस वजह से फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिलायंस रिटेल के कुल 3000 करोड़ के रेवेन्यू में कैंपा कोला का टोटल रेवेन्यू 400 करोड़ रहा। वहीं 2024-25 में एक्सपेक्टेड है कि कैंपा कोला 1000 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर जाएगी। ये ग्रोथ रिलायंस के लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और एक अच्छे नेटवर्क को साफ साफ दिखाती है कि इन्होंने ब्रांड को 2 सालों में ही रिवाइव करके रख दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इंडिया में रिलायंस इतना अच्छा कर रही है, तो वो मिडिल ईस्ट में क्यों एंट्री करने जा रही है। रिलायंस ने इंडिया के नियर बाई मार्केट्स के डिटेल स्टडी किया और मिडिल ईस्ट में उन्होंने देखा कि बेवरेज कंजम्पशन सबसे हाई है। अगर हम सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले, तो यहाँ का एनुअल पर कैपिटा सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन करीब 113 लीटर है, जिसको हम भारत से कंपेयर करें तो भारत में सिर्फ 12 लीटर एनुअल कंजम्पशन है पर पर्सन का। ये क्लियरली दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के लोग फिजी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं। इतना हाई कंजम्पशन एक बड़ा मार्केट दिखाता है, जहां किसी भी नए ब्रांड को एंट्री लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। और यही कैंपा कोला अपने अफोर्डेबल प्राइसिंग और नॉस्टैल्जिया स्ट्रैटेजी के थ्रू इस मार्केट में एंटर कर सकती है। वहीं कैंपा कोला के लिए दूसरा सबसे फेवरेबल फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रीजंस। एक्चुअली यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से मिडिल ईस्ट के कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट काफी हर्ट हो रहे हैं और वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली बायकॉट कर रहे हैं। जैसा कि हम नीलसन आईक्यू रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2024 के फर्स्ट हाफ में वेस्टर्न बेवरेजेस ब्रांड की सेल्स करीब 7% गिर चुकी है। वहां इस बाइकॉट ने लोकल प्लेयर्स और नए प्लेयर्स के लिए एक नई एंट्री दे दी है। वहीं कैंपा कोला के लिए मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझें तो इंडिया के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में रहा करते हैं,
स्पेसिफिकली यूएई और बहरीन जैसे कई ऐसे रीजन्स हैं जहां इंडियंस काफी ज्यादा रहते हैं। सिर्फ यूएई में ही देखें तो करीब 35 लाख इंडियन नेशनल्स रहते हैं। ये कस्टमर्स कैंपा कोला के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग 90s में इंडिया में थे वो कैंपा कोला को जरूर जानते हैं, और अगर वो लोग मिडिल ईस्ट शिफ्ट हो चुके हैं वहां पे कैंपा कोला जाएगा तो जरूर उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया हिट ब्रांड होगा, जिस वजह से रिलायंस के लिए मार्केट में एंट्री काफी इजी कर देता है। वहीं बाइकॉट के अलावा मिडिल ईस्ट के ऑडियंस को भी देखें तो उन्हें नई चीजें ट्राई करने का काफी क्रेज रहता है। जैसा कि हम देखें कि मिडिल ईस्ट में कई नए और यूनिक ब्रांड आए हैं जिन्होंने बहुत ही जल्द मार्केट में जगह बनाई, जैसे कि मिलाफ कोला। ये एक डेट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है सऊदी अरेबिया का, जिसने बहुत ही जल्द वहां के मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है। वहीं पांचवा रीजन समझे तो बहरीन और यूएई जैसे कंट्रीज अपने फ्लेक्सिबल ट्रेड के लिए जाने जाते हैं, जो रिलायंस के सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स डील के लिए काफी ज्यादा आइडियल है। यहां से शुरू करके रिलायंस सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कई बड़े मार्केट्स में सीधे एंट्री कर सकती है, और इसी वजह से रिलायंस की कैंपा कोला की केस स्टडी आपके लिए एक मास्टर क्लास है कि आप भी नए मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। यूएई बहरीन जैसे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ये नए प्रोडक्ट्स को काफी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो अगर आप अपना ब्रांड उन कंट्रीज में ले जाके स्टैब्लिश करते हैं तो आपके लिए भी नया मौका है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में लाखों इंडियंस रहा करते हैं, तो अगर इंडियन ब्रांड उनके पास तक पहुंचता है तो वो बहुत ही जल्द वहां हिट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इंडिया में नहीं चल रहा है तो आप नए मार्केट्स में ट्राई करिए, आप श्रीलंकन मार्केट में ट्राई करिए, आप बांग्लादेश के मार्केट में एंटर करिए, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाइए। वो कंट्रीज जो कि इंडिया के नियर बाई हैं और जहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इवन मैं नेपाल में भी कहूंगा कि इंडियंस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ के ब्रांड्स उतने फुलफिलिंग प्रोडक्ट्स अभी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और इंडियन ब्रांड्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर आप कोई स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योर है तो आप सिर्फ इंडियन मार्केट को ही ध्यान में रख के मत चलिए। इंडिया के नियर बाई मार्केट्स आप जरूर जाइए, घूमिए, और वहां पे मार्केट में एक्सप्लोर करना काफी आसान है, नए ब्रांड को पुश करना काफी आसान है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसा ही हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।